अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकरम खान है। मैं अनीस हुसैन में एम कैट ई कैट प्रोग्राम हेड की ज़िम्मेदारियां निभा रहा हूँ। बच्चों, बस बहुत करीब वक्त है, आप लोगों का एम डी कैट होने वाला है, तो सोचा क्यों ना लास्ट डे प्रिपरेशन और टेस्ट के लिए क्या ले जाना है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उस पर आपसे बात कर लूँ। बेटा, सबसे पहले जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे जितने आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं उतना आपके लिए टेस्ट में आपको फ़ायदा मिलेगा। जितना प्रेशर लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने पेपर को खुद ख़राब करते चले आएंगे। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि सैटरडे इवनिंग आप अपना टारगेट करें कि जिसके बाद आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है और सैटरडे इवनिंग तक जो भी आपको रिवीजन करना है वो आप कीजिए। रिवीजन का बारहा बताया है आपको बेटा कि जिस तरह शुरू से आपको 6 किताबों से पढ़ाया गया पीएमसी के सिलेबस को और आपने उसको कंप्लीट किया तो वो मोर देन इनफ था। लेकिन अब जब ये अनाउंस हुआ कि डाओ यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट सिंध की किताब से पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक लेगी, तो हमने कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड की जिसमें सिंध की किताब की बुक लाइंस थी, उसको ज़रूर रीड कर लीजिएगा। एनटीएस के जो पास पेपर थे पीएमसी सिलेबस से या रेड स्पॉट के एमसीक्यू जो पीएमसी सिलेबस के मुताबिक थे उनको ज़रूर एक नज़र देख लीजिएगा। लेकिन ये सारी चीज़ों का टारगेट सैटरडे इवनिंग तक होना चाहिए और उसके बाद आपने कुछ नहीं पढ़ना है। हो सके तो सैटरडे इवनिंग में कोई कहीं चले जाएं, थोड़ा सा घूमें फिरें, जहन को फ्रेश करें। जहन पे से ये बात को हटाएं कि आपका नेक्स्ट डे टेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप इस प्रेशर को अपने ऊपर से नहीं हटाएंगे तो आप यकीन जाने आप बहुत परेशान होंगे। मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन कॉल्स आए, उनके वालिदैन ने रब्ता किया कि हमारे बच्चे ये कह रहे हैं कि ये लास्ट मोमेंट में उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो सब कुछ भूल चुके हैं। देखिए बेटा, आपने पूरे साल मेहनत की है और जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग में किसी न किसी जगह मौजूद होती है। लेकिन एक शैतानी वसवसा है जो आमतौर पर आखिर में पढ़ने वाले बच्चों के जहन में आता है कि शायद उनको चीज़ें जहन में नहीं रह रही या वो भूल रहे हैं चीज़ों को। ये सिर्फ एक ख़्याल है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह जब आप टेस्ट में बैठेंगे और टेस्ट आपके सामने आएगा तो वापस से वो चीज़ें जो आपको लग रहा है कि आप भूल गए हैं वो आपको क्लिक होना शुरू होंगी जब आपके सामने आपके सवालात होंगे। तो बिल्कुल इस हवाले से परेशान ना हो, क्योंकि देखिए जब ये आपको ऐसी फीलिंग आएगी ना तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आप एंजाइटी आपको होना शुरू हो जाएगी और वो जो एंजाइटी अटैक्स होते हैं वो इतने ख़तरनाक होते हैं बेटा कि सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं बार बार इस वजह से इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, किसी की कोई बात को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। मत सोचें कि कौन क्या कहेगा, कैसे कहेगा, क्या होगा। अल्लाह न करे टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये सब बातें इग्नोर कर दें। कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो आपके हक़ में बेहतर ही होगा। तो स्टेप नंबर 1 मैंने आपसे कहा, सैटरडे इवनिंग को अपना टारगेट करें अपने रिवीजन के लिए और उसके बाद थोड़ा सा कोशिश करें कि कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए घूमें फिरें बाहर, थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ हंसी मजाक तफरी, ताकि आपके ऊपर से वो प्रेशर ख़त्म हो सके जो नेक्स्ट डे का है। कोशिश करें थोड़ा जल्दी सो जाएं बेटा। मैक्सिमम अपना टारगेट बनाएं कि 8 या 9 बजे, मैक्सिमम 9 बजे आप सो चुके हों ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें और आप सुबह जाने की प्रिपरेशंस कर सकें। सुबह जल्दी उठिए और मदद मांगिए अपने रब से। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ एक काम इंसान का है, जो इंसान ने करना था, जो आप लोगों ने करना था वो आपने पूरा साल किया। अब यकीनी तौर पे जब आपने अपनी मेहनत पूरी कर ली तो फिर आपको अपनी चीज़ों को अपने रब के हुजूर पेश कर देना चाहिए और आपको अल्लाह से कहना चाहिए कि अल्लाह आप हमारे लिए मददगार बन जाएं। तो सुबह जल्दी उठिए और अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह आपके लिए ये टेस्ट को आसान करे।
7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम, जो 7:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है बेटा, ये बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कि ये वो टाइम है जिस पर सेंटर ओपन हो जाएंगे। तो इसके बाद आप किसी वक्त भी पहुंच सकते हैं 10 बजे से पहले पहले। 11 बजे पेपर स्टार्ट होना है तो 10 बजे सेंटर के गेट्स बंद कर दिए जाएंगे। ठीक 10 बजे के बाद कोई भी बच्चा एंटर नहीं हो पाएगा टेस्ट सेंटर में। तो ये बात जहन में रखिए कि आपको 7:30 बजे या 7:30 बजे नहीं पहुंचना, बल्कि आपको 10 बजे से पहले पहले पहुंचना है। उसी हिसाब से प्लान करके चलिए। जाहिर सी बात है बेटा, एक बड़ी तादाद में बच्चे एनडी यूनिवर्सिटी या डाव का ओझा कैंपस पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आपको संडे वाले दिन होने के बावजूद जब रश थोड़ा कम होता है, रश मिलेगा, क्योंकि ये रश सारे इन बच्चों का होगा। 12,000 के करीब बच्चे कराची में टेस्ट दे रहे हैं, 6,000 एनडी यूनिवर्सिटी में और 6,000 डाव ओझा कैंपस में। तो बेटा आपको रश तो एटलीस्ट मिलेगा, तो उसी हिसाब से प्लान करके चलें। आपके घर से जो डाव का ओझा कैंपस है या एनडी यूनिवर्सिटी है, वो कितना दूर है उसको आप देखने के लिए गूगल मैप ओपन करें। अगर आप अपने मोबाइल में गूगल मैप सर्च करेंगे तो आपको गूगल मैप जो मिलेगा उस पर आप डाव ओझा कैंपस लिख दें या एनडी यूनिवर्सिटी लिख दें, जो भी आपका टेस्ट सेंटर है, और उसमें आपको लोकेशन भी समझ आ जाएगी और उसमें आपको टाइमिंग भी पता चल जाएगी कितने टाइम में आप अपने घर से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जितना टाइम वहाँ पर लग रहा है जाने में, उससे आधा घंटा ऊपर रख के आप निकले, ताकि आपको रश मिले भी तो आप टाइमली पहुँच सके। आपको मैं बता चुका हूँ कि आप 10 बजे आप से पहले आपने पहुँचना है, तो आपका टारगेट 9:15 और 9:45 तक का होना चाहिए कि 9:15 बजे आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि बच्चों को लेके क्या जाना है। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर पहले बात कर लेते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले तो एडमिट कार्ड वो आपने प्रिंट चाहिए उसका, लेकिन वो कलर्ड प्रिंट आउट चाहिए, और कलर्ड प्रिंट आउट एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपना ओरिजिनल CNIC कार्ड लेके जाना है। अच्छा, एक पॉइंट जो पॉइंट नंबर 3 है, उसमें ये बात मेंशन है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट जिस पे तस्वीर है वो लेके जानी है। लेकिन बेटा, जब CNIC आपके पास है तो CNIC पे ख़ुद चूँकि तस्वीर मौजूद होती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। अगर आपके पास CNIC है तो बस आपको CNIC और अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, और इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना। लेकिन अगर आपके पास CNIC नहीं है तो बेटा फिर आपको अपना बे फॉर्म लेके जाना होगा। अच्छा, बाय द वे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि बे फॉर्म के हवाले से उन्होंने लिखा है कि अगर 18 से अबव है तो CNIC लेकर आएँ। लेकिन चूँकि PMC ने अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में बे फॉर्म भी शामिल किया था, तो कल को अगर डाव इस हवाले से बच्चों को मना करता है जो बे फॉर्म लेके आ रहे हैं और वो 18 से अबव है, तो हम उनसे इस बात पे फ़ाइट कर सकते हैं, क्योंकि PMC के डॉक्यूमेंट्स में बे फॉर्म मौजूद था, लिखा हुआ था कि बे फॉर्म एक्सेप्टेबल है। वहाँ पर ये बात मेंशन नहीं थी कि 18 से अबव लाजमी CNIC रिक्वायर्ड है, और इतने एंड टाइम पे CNIC बनना भी पॉसिबल नहीं है। तो आप बे फॉर्म लेके जाएँ। बहरहाल उसमें उनकी रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ तो है, लेकिन आप बे फॉर्म लेके जाएँ। और साथ साथ कोई ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो ना भाई आपका डोमिसाइल आता है, PRC आता है, स्मार्ट कार्ड आता है, जुबिलियन कार्ड आता है, पासपोर्ट आता है, मार्कशीट्स आती हैं। हर वो चीज़ जिस पे आपकी तस्वीर हो वो आप अपने साथ लेके जा सकते, और वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। देखिए, इसका मकसद समझिए। बे फॉर्म पे आपकी तस्वीर नहीं होती, CNIC पे तो आपकी तस्वीर है, तो CNIC के अलावा कुछ और की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बे फॉर्म पे तस्वीर नहीं है, तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो तस्वीर वाला हो ऑफिशियल, वो आपको साथ लेके जाना होगा। बे फॉर्म भी ओरिजिनल चाहिए और वो डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल चाहिए जो आप लेके जा रहे हो, और साथ साथ आपका एडमिट कार्ड भी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। अब आइए डॉक्यूमेंट से हटकर जो चीज़ें आपको साथ लेके जानी है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, चूँकि गर्मी होती है और आपको खुले मैदान में टेंट के नीचे बिठाया जाएगा, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपनी पानी की बॉटल ज़रूर लेके जाइएगा।
क्योंकि पानी वैसे वहाँ पर अवेलेबल होता है, पानी वो पिला भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी पानी की बोतल लाजमी लेके जाइएगा। बेहतर है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि डाउट्स क्रिएट होते हैं अगर ट्रांसपेरेंट बोतल ना हो पानी की तो। नंबर 2, स्टेशनरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद प्रोवाइड करेंगे। क्लिप बोर्ड आप अपना ज़रूर लेके जाइएगा। इसके अलावा रिस्ट वॉच जो कि स्मार्ट वॉच ना हो, रिस्ट वॉच जो एनालॉग होती है वो रिस्ट वॉच, ताकि आप अपना टाइम देख सकें कि कितना टाइम रह गया है, वो आप ज़रूर पहन के जाइएगा। और इसके अलावा कोई भी स्वीट साथ ज़रूर रखिएगा, च्युइंगम, टॉफ़ीज़, ताकि आप का देखिए बाज़ दफ़ा स्ट्रेस की वजह से शुगर लेवल कम होता है और फिर सर का दर्द और बाकी चीज़ें इसमें स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप इसको यूज़ करते रहेंगे कोई भी स्वीट को, तो आपको ये स्ट्रेस लेवल डाउन होता हुआ महसूस नहीं होगा, एंजाइटी लेवल बढ़ता हुआ या शुगर कम होती हुई महसूस नहीं होगी, उसको आप मैनेज कर लेंगे। तो टॉफ़ीज़ लेके जाइए, स्वीट्स, च्युइंगम, पानी की बोतल साथ लेके जाइए, रिस्ट वॉच पहन के जाइए, क्लिप बोर्ड लेके जाइए। ये एडिशनल चीज़ें जो आपको लेके जानी चाहिए। मोबाइल फ़ोन और ये सब चीज़ें आप लेके जाएंगे तो वहाँ रखने का बहुत इशू है, बाहर रखवाएंगे आपसे। बैग अगर कुछ आप लेके जाते हैं तो वो सब चीज़ें बाहर रखवाएंगे, और बाहर कोई सेफ्टी सिक्योरिटी होती नहीं है, अल्लाह न करे आगे पीछे हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। पेरेंट्स अलाउ नहीं है बेटा, पेरेंट्स को आप साथ नहीं ले जा सकते। आपको पेरेंट्स ड्रॉप करेंगे, फिर वापस आके पिक करेंगे। ये तो हो गई बात सारी कि आपको लेके क्या जाना है बेटा। अब जब देखिए टेस्ट 11 बजे स्टार्ट होता है ना, टेस्ट के टाइमिंग है 3.5 आवर की टाइमिंग है, और इस टेस्ट में बेटा 200 MCQs है। टेस्ट कॉपी जब आपको मिले, जैसा नम्स में भी ऐसा ही हुआ, टेस्ट कॉपी पे अच्छा पहले जब NTS का टेस्ट होता था तो उस पर लिखा होता था कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन कॉपी, यूज रफ शीट। लेकिन नम्स के पेपर में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, और PMC ने भी लास्ट जो 2020 का टेस्ट लिया था पेपर बेस, उस पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो आप अपनी क्वेश्चन कॉपी पे वर्किंग कर सकते हैं। तो मेरा एक अपना ओपिनियन है कि अगर आपको क्वेश्चन कॉपी पे वर्किंग करने से वो नहीं रोकते तो आप अपने आंसर्स क्वेश्चन कॉपी पे ही मार्क करें। क्योंकि देखिए जो बबल शीट आपको मार्क करनी है, शेड करनी है, वो बबल शीट एक सवाल के बाद आप फिल करते जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वजह से आपका थोड़ा टाइम ज़ाया हो, और उसमें आगे पीछे होने की भी थोड़ा सा ख़तरा होता है। बबल शीट नंबरिंग के साथ साथ आपने फिल करनी है। तो अगर लेट सपोज एक दफ़ा पहले आप टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर लेट सपोज है ना भाई आप अपने मार्किंग पे जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो अपना पेपर स्टार्ट करें। अक्सर और बेशतर बच्चे पूछते हैं कि कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए बेटा हर सवाल के बराबर मार्क्स हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें किसी एक सेक्शन को करने के बजाय आप 3 कैटेगरीज बनाएं सवाल की। कैटेगरी नंबर 1 के वो सवाल जो यानी कि देखकर आप जवाब दे देते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे इंग्लिश के सवाल ऐसे होते हैं जो देखते हैं और आप जवाब दे देते हैं। ख़ास तौर पे जो थ्योरी बेस या बुक लाइन बेस सवाल होते हैं वो ऐसे होते हैं जो आप देखते जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे सवाल पूछा गया द ओनली लिक्विड मेटल इज डैश। अब ये इसमें कोई वर्किंग थोड़ी है बेटा, आपको पता है कि मरकरी इज़ द ओनली लिक्विड मेटल, आपने ऑप्शन में देखा, आपने टिक कर दिया। तो स्टेप नंबर 1 पे पूरे पेपर में आपने वो सवालात करने हैं जो कि विदाउट एनी कैलकुलेशन या बग़ैर किसी सोच समझ के आप जो है ना बग़ैर किसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करे हुए आपको डायरेक्ट उसका जवाब पता है, आपने उसके जवाब को मार्क कर दिया। स्टेप नंबर 2, तो एक दफ़ा पूरी कॉपी के तमाम ऐसे सवालात, पहले इंग्लिश, फिर बायो, फिर क्या कहते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और लॉजिकल रीजनिंग, सारे सवालात जो आपको जिसमें कोई टाइम नहीं लग रहा, बस सिर्फ टिक करना है, वो आपने कर लिया। स्टेप नंबर 2 में वो तमाम सवालात जो थोड़ी सी कैलकुलेशन से होते हैं, यानी बेसिक कैलकुलेशंस हैं या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसमें सोचने का टाइम लग रहा है, तो वो उस तरह के सवालात जो मॉडरेट टाइप के हैं, जो थोड़ा सा टाइम जिस पे आपको चाहिए, वो स्टेप नंबर 2 में आप करना शुरू करें। मिसाल के तौर पे भाई फिज़िक्स का सवाल है, आपको वर्क डन चाहिए, फोर्स दे दी और डिस्प्लेसमेंट दे दी, आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो
थोड़ी सी मुख्तसर सी इसमें कैलकुलेशन है बेटा, आपने इसको किया और आपने आंसर निकाल लिया। तो स्टेप नंबर 2 में इस तरह के सवालात को आप कीजिए। स्टेप नंबर 3 में वो सवालात जो आपसे नहीं हो रहे थे, या वो सवालात जो लेंदी थे, या वो सवालात जो नास्टी थे, या वो सवालात जो आपको मुश्किल लग रहे थे, उन पे आइए और उनको करना शुरू कीजिए। तो अगर लेट सपोज इनमें से कोई सवाल आपको नहीं भी आता, तो चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भी आप इसका आंसर ज़रूर मार्क कर दीजिएगा। कोई भी सवाल ऐसा मत छोड़िएगा कि आपके आंसर उसमें मार्क ना हो। मेरे हिसाब से 3.5 घंटे का टेस्ट आप अपने जहन में ना रखें, बल्कि आप रखें कि आपका ये टेस्ट 3 घंटे का 3 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट हमने आपकी तैयारी 3 घंटे के हिसाब से ही कराई। आपको याद होगा आपका टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, तीनों टेस्ट 3 घंटे के हिसाब से हुए। टेस्ट 4 में हमने 3.5 घंटे का टाइम रखा और टेस्ट 5 में भी 3.5 घंटे का टाइम रखेंगे। तो आपकी तैयारी तो बेटा 3 घंटे के हिसाब से है, आप आराम से 3 घंटे में जो ना पेपर अपना अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो 3 घंटे को टारगेट करें और फिर लास्ट हाफ एन आवर में आप अपने जो बबल शीट पे जो ना भाई जो आपको मार्किंग करनी है, जो सर्कल्स को फिल करना है, वो आप काम करें, लेकिन बहुत एहतियात के साथ करें। सब्जेक्ट देखें, क्वेश्चन नंबर देखें, आंसर देखें, करेक्टली उसको जो ना मार्क करें। सर्कल कम्प्लीटली जो ना शेड होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलेगा तो वो कंप्यूटर उसको काउंट नहीं करेगा। और ऐसे चूँकि कार्बन कॉपी नीचे ही लगी हुई होती है, तो ऐसे रखिएगा कि कार्बन कॉपी पे प्रॉपर्ली वो मार्क आए, ताकि रात में जब आंसर की अनाउंस हो तो आप अपने कार्बन कॉपी से उसको चेक कर सकें। तो 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का ये पेपर है। बाहर आते आते बेटा आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा आपको। अपने पेरेंट्स को आप तकरीबन 3 बजे तक का टाइम दीजिएगा, तो 3 बजे इंशाल्लाह वो आपको पिक कर सकेंगे। तो ये सारी तफसीलात थी बेटा, जो लास्ट डे आपको ख्याल रखनी है। परेशान मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। आपने भी बहुत मेहनत की है बेटा, हमने भी बहुत मेहनत की है, फिर आपने भी अपने लिए बहुत दुआएं की है, हम भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं। हम सब, मुझ समेत मेरी पूरी टीम, हम, मेरे कोऑर्डिनेटर्स, मेरे टीचर्स, मेरे एडमिन स्टाफ, सब लोग बहुत आपके लिए परेशान भी हैं और आपके लिए दुआ गो भी हैं। काफ़ी लंबा सफ़र था बेटा, जो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो दुख इस बात का है कि बच्चे अब चले जाएंगे हमारे पास से, इतने अरसे से हमारे साथ थे। और खुशी इस बात की है कि इंशाल्लाह उनका अगला स्टेप यानी मेडिकल कॉलेज उनको अपनी तरफ बुला रहा है। मेरी बहुत सारी दुआएं बेटा, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, बहुत सारी खुशियाँ दे, और बस खुश रहिए। थैंक यू बेटा।